हेलो व्यूअर्स। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर 2 ऑफ सेल बायोलॉजी यूनिट। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द क्यूरियोसिटी डेस्क। सबसे पहले मैं लास्ट लेक्चर का आपको रिकैप दे देती हूँ, जिसमें हमने पढ़ा था कि सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था, रॉबर्ट हुक जिन्होंने सबसे पहले सेल देखी थी। वो सेल डेड सेल थी, कॉर्क सेल्स। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे लीवेन हॉक, उन्होंने लिविंग सेल देखी थी और उन्होंने उन सेल्स को नाम दिया था एनिमलक्यूल्स। फिर उसके बाद में रॉबर्ट हुक जो है वो, उनको हम फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था, दो साइंटिस्ट ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी, स्लेडन एंड श्वान। उनकी थ्योरी में कुछ ऑब्जेक्शंस थे, तो उनकी थ्योरी के जो ऑब्जेक्शंस है वो बाद में कवर हो गए बाय रॉडोल्फ विर्चो के जो हाइपोथेसिस आया था ओमनी सेलुलर ई सेलुलर वाला, उससे। तो मॉडर्न सेल थ्योरी कंबाइंड स्लेडन और श्वान की जो सेल थ्योरी थी और रॉडोल्फ विर्चो का जो कॉन्सेप्ट था कि ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, उसको कंबाइन करके मॉडर्न सेल थ्योरी आई थी। उसी को ही आज हम लोग मानते हैं, सबसे मतलब एक्सेप्टेबल थ्योरी वही है। फिर सेल को हमने एक ओपन सिस्टम कहा था। ओपन सिस्टम मतलब कि जिसके अंदर एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है। सेल्स अलग अलग तरह की होती है, शेप्स अलग डिपेंड कर सकता है कि वो फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, उसके हिसाब से उनकी शेप साइज ये सब होता है। अब आज जो हम ये लेक्चर शुरू करने वाले हैं, इसमें हम आज दो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। एक तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस और उनके बारे में पढ़ेंगे, और प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस और उनके बारे में पढ़ेंगे। अब सेल ऑर्गेनाइजेशन। न्यूक्लियस के बेसिस पे दो तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल नाम से ही पता चल रहा है, इसमें नाम को अगर आप ब्रेक करोगे तो प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियन वर्ड का मतलब ही न्यूक्लियस होता है। तो जो ऐसे सेल्स जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है या तो वो एब्सेंट होगा या फिर जो प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा एक, लेकिन वो एक प्रॉपर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होगा, ऐसे थोड़ा प्रिमिटिव होगा। और जो ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इनमें जो न्यूक्लियस है वो एकदम एनवलप्ड होगा, उसके एनवलप भी होगा, उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी होगा, क्रोमेटिन भी प्रेजेंट होगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन है या फिर एक जगह इकट्ठा हुआ है डेड जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम इनके बारे में डिटेल एक एक पॉइंट्स पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का फर्स्ट पॉइंट। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनकी साइज़ बहुत छोटी होती है, 0.1 to 5 माइक्रोमीटर साइज होती है इनकी, और ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है उनकी साइज़ थोड़ी लार्जर होती है, 5 to 100 माइक्रोमीटर होती है, और ये मल्टीप्लाई बहुत स्लोली करते हैं। सेकेंड पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल में कि इनका जो न्यूक्लियस है वो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन एक कुछ डेंसली स्टेन्ड एरिया प्रेजेंट होता है इन सेल्स में, उसको हम न्यूक्लियोइड बोल देते हैं, वो न्यूक्लियस नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये जो है ये डिफ्रेंशिएटेड होता है इनटू न्यूक्लियर एनवलप, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोप्लाज्म, इन सब में। प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है मोस्टली, कुछ कुछ होते हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। अगर सेल वॉल इनमें प्रेजेंट है तो उसका जो नेचर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर की प्रोकैरियोटिक सेल वॉल होती है, और उसके अंदर जो कंटेंट होता है उसके अंदर म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट होता है। जबकि यूकैरियोटिक की जो सेल वॉल है उसके अंदर म्यूरामिक एसिड एब्सेंट होगा। म्यूरामिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होगा? प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है तो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट होगा उसके कंपोजिशन में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल अलग अलग तरह की होती है, डिपेंड करता है। जैसे यूकैरियोट अगर अपन बात करें, प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, इन सब की। और यूकैरियोटिक का अगर बात करें, फंजाई है जैसे एग्जांपल, तो उसमें सेल वॉल होती है काइटिन की, ऐसे अलग अलग होती है, लेकिन म्यूरामिक एसिड यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होगा। अब फोर्थ पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल में कि जो डीएनए है वो ऐसे ही पड़ा रहता है उसके अंदर, सेल के अंदर वो पैक्ड फॉर्म में नहीं रहता है, डीएनए इज स्नेक्ड।
क्योंकि उसके अंदर हिस्टोन्स प्रोटीन जो है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, तो डीएनए की पैकेजिंग नहीं हो पाती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ में पैक्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अलग अलग लेवल ऑफ पैकेजिंग होती है, फाइनली जाकर के वो क्रोमोसोम बनते हैं, डीएनए का कंडेंस फॉर्म जो है। तो यूकैरियोटिक सेल में ऐसे हिस्टोन प्रोटीन के साथ में मिलता है डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में ही पड़ा हुआ मिलेगा आपको, कोई उसका ऐसा नहीं होता है कि यूकैरियोटिक सेल में जैसे न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ होता है वैसे नहीं होता है, साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है। यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और कुछ अमाउंट ऑफ डीएनए जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, वो जो है वो प्रेजेंट होता है प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बाकी जो जेनेटिक डीएनए है, जो इम्पोर्टेंट डीएनए है, वो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है, मोस्ट ऑफ द डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो सर्कुलर होता है। सर्कुलर इन द सेंस ऐसे 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 रहेगा, वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है वो लीनियर रहता है, मतलब इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो कुछ। समझे आप लोग? तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो लीनियर डीएनए होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। और जो सर्कुलर डीएनए है वो कंडेंस होकर एक सिंगल क्रोमोसोम के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिपेंड्स अलग अलग, मतलब मल्टीपल क्रोमोसोम क्या उसकी प्लॉइडी है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में एक चीज़ और कि लीनियर डीएनए जो है वो तो अपना जीनोमिक डीएनए है, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है वो सर्कुलर होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन। तो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन तो है वो साइटोप्लाज्म में होगा, और ट्रांसलेशन मतलब आरएनए से जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो। दोनों प्रोसेसेस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ही होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, और ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ये वाला 7th पॉइंट हम आगे और डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म डज नॉट शो साइक्लोसिस। साइटोप्लाज्म जो है वो साइक्लोसिस शो नहीं करता है। साइक्लोसिस क्या होता है कि सपोज ये सेल है, सेल के अंदर ही साइटोप्लाज्म का जो मूवमेंट है उसे ही हम साइक्लोसिस कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म का जो मूवमेंट है वो नहीं दिखता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म शोज साइक्लोसिस। प्रोकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स मिलते हैं, यूकैरियोटिक सेल में 70s भी मिलते हैं और 80s, दोनों ही तरीके के मिलते हैं। 80s जो राइबोसोम्स हैं वो तो यूकैरियोटिक सेल में आपको मिल ही जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर भी वही मिलेंगे, आर के ऊपर जो है वो भी 80s टाइप ही होते हैं। लेकिन ये जो 70s टाइप के जो हैं यूकैरियोटिक सेल में, ये सिर्फ और सिर्फ आपको माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में देखने को मिलते हैं। बाकी पूरे सेल में और कहीं भी देख लोगे तुम, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर, आर के ऊपर, सब जगह 80s टाइप ही होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। बस ये दो सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर जो है वो 70s टाइप है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो होती है वो एब्सेंट होती है, यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। अब मेरे को ये मत बोलना कि राइबोसोम्स भी तो एक ऑर्गेनेली है तो वो क्यों प्रेजेंट है। याद रखना राइबोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस होता है। राइबोसोम है क्या? राइबोसोम एक आरएनए है, उसी को ही अगर अपन पूरा एक कंडेंस फॉर्म में पैक कर दें यूँ, तो ये एक वो बन गया है राइबोसोम। ये एक आरएनए ही है जो बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में एकदम ऐसे पैक हुआ है कि अपन को लगता है कि ये एक सेल ऑर्गेनेली है और इसके आगे बाहर कोई मेम्ब्रेन है, जबकि ये कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं। ठीक है, तो
राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली है, तो वो दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। अब देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है मैं बताती हूँ आप लोगों को पहले। जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनेगा। अब आरएनए जो बन रहा है वो किस में बनेगा? साइटोप्लाज्म में। और आरएनए से जो है प्रोटीन बनेगी, वो भी साइटोप्लाज्म में ही बनती है। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन है ये वाला स्टेज, और ये ट्रांसलेशन है। सब कुछ साइटोप्लाज्म में ही होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो यूकैरियोटिक सेल में सपोज ये न्यूक्लियस है, ठीक है, बीच बीच में न्यूक्लियर पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। आप ऐसे कंसिडर कर लेना, न्यूक्लियर पोर्स भी प्रेजेंट है। तो देखो, इसके अंदर डीएनए पैक्ड होता है पूरा एकदम क्रोमैटिन की फॉर्म में एकदम अंदर होता है। अब डीएनए अगर न्यूक्लियस से बाहर आ ही नहीं सकता है, तो डीएनए से क्या बनना है? आरएनए। तो जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो वो भी यहाँ न्यूक्लियस के अंदर ही बनेगा, क्योंकि डीएनए तो खुद ही अंदर पड़ा है, वो बाहर आएगा ही नहीं। फिर आरएनए जो है वो बाहर आता है न्यूक्लियस से। आरएनए बाहर आकर के एमआरएनए बाहर आकर के मैसेंजर आरएनए बाहर आता है, वो मैसेज लेके आता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा आगे। फिर एमआरएनए जब बाहर आ जाता है, उसके ऊपर आकर के राइबोसोम और टीआरएनए आकर के प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम आएगा, कोडोन को रीड करेगा, फिर टीआरएनए जो है वो अमीनो एसिड, रिक्वायर्ड अमीनो एसिड लेकर के आएगा अपने साथ में, और यहाँ ला करके रखेगा राइबोसोम के ऊपर। फिर उसके बाद में यहाँ पर ही नीचे जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे यहाँ पे प्रोटीन की चेन बनती जाएगी, अमीनो एसिड जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, और जो ट्रांसलेशन है यानी कि आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन, वो बन रहा है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना ये पॉइंट। अब नेक्स्ट डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही जो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट है ये साइटोस्केलेटन बनाते हैं, तो ये एब्सेंट होते हैं इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल apparatus बनाने में काम आते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स जो है ये भी साइटोस्केलेटल का ही कुछ पार्ट है, तो यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट है, तो आप देख सकते हैं कि स्पिंडल apparatus भी नहीं बन सकता है इसके अंदर डिवीजन के टाइम पे प्रोकैरियोटिक सेल में, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स ही नहीं है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ही स्पिंडल फाइबर्स और ये सब बनाते हैं डिवीजन के टाइम पे। ठीक है, ये इससे ये पॉइंट आपका लर्न हो जाना चाहिए आपको। अब प्रोकैरियोटिक सेल में गैमेट्स कभी भी नहीं बनते हैं, नेवर, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो मियोसिस भी नहीं होता है, तो इसमें हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। बैक्टीरिया में कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन ज़रूर होता है, जिसके अंदर कॉन्जुगेशन और ये सब हम पढ़ते हैं, वो रिकॉम्बिनेशन होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट सब प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्पिंडल apparatus भी बनता है, गैमीट्स फॉर्म होते हैं मियोसिस से, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड होता है यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास में प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास में
कंपार्टमेंटलाइजेशन फॉर्म हो जाता है क्योंकि हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है, तो साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाता है अलग अलग कंपार्टमेंट में। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ इधर। अब जैसे सेल के अराउंड ईआर है, न्यूक्लियस के अराउंड ईआर फॉर्म होता है, तो ये अब सेल है। जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसी के ही कंटिन्यूएशन में हमारा ईआर होता है। अब ईआर जो है वो ये वाला जो पार्ट है ये तो होता है एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक एरिया, है ना। और ये जो ये वाला है ये इंट्राल्यूमिनल स्पेस है, ल्यूमिन के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पे स्पेस है ये प्रेजेंट। तो साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंटलाइज, सेल के अंदर कंपार्टमेंट्स बन गए, साइटोप्लाज्म में डिविजन्स हो गए। वैसे ही अब सपोज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है, ये यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पे मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो यहाँ पे देखिए ये साइटोप्लाज्म में यहाँ पे एक अलग चीज़, यहाँ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में अलग, और ये अंदर मैट्रिक्स अलग। तो यहाँ पे कंपार्टमेंट्स बन गए, ठीक है। साइटोप्लाज्म का डिविजन्स मतलब कंपार्टमेंट्स बन गए सेल के। अब हम आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के। प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, ये सब एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। यूकैरियोटिक सेल में प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब आते हैं। प्रोटिस्ट जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, बाकी फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स दे आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब हम प्लांट और एनिमल सेल के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा देती हूँ प्लांट और एनिमल सेल के बारे में। ये जो फर्स्ट हम देख रहे हैं ये प्लांट सेल है। इसके अंदर हम डायग्राम से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में तो आप लोगों को डिफरेंसेस याद हो ही जाएंगे। देखो प्लांट सेल में स्पेशल फीचर क्या है कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। एनिमल सेल में वो एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्योंकि फोटोसिंथेसिस का काम ही नहीं है एनिमल सेल का, प्लांट सेल ही फोटोसिंथेसिस का परफॉर्म करेगा, तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है। राइबोसोम्स जो है वो 80S टाइप के होते हैं प्लांट और एनिमल सेल दोनों में, पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो 70S टाइप के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होता है जो कि सर्कुलर होता है, लेकिन अपने जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ जो डीएनए प्रेजेंट है वो लीनियर डीएनए है। और ये राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम जो है वो 80S टाइप है। रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर भी राइबोसोम 80S टाइप के हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स प्रेजेंट ही नहीं होते। अब देखो ये जो न्यूक्लियस है अपना पूरा, अब ये तो अपन मानते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स जो है वो दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स है। अपना न्यूक्लियस बहुत ही क्लियरली विजिबल होता है, अलग ही स्टेन्ड डार्कली स्टैंड एरिया होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस में, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। प्रॉपर इसका अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के जो वॉल है या जो मेम्ब्रेन्स है डबल मेम्ब्रेन, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप। और न्यूक्लियर पोर भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर पोर डीएनए से जो आरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर, फिर आरएनए को बाहर जाना होता है साइटोप्लाज्म में, मतलब ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म होने के बाद में जब बाहर ट्रांसपोर्ट होता है आरएनए, तो उसके लिए न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू वो बाहर जाता है। प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोसिक होती है। प्लाज्मोडेस्माटा इनका काम होता है सेल से इंटरैक्ट करना, इंटर सेल्यूलर इंटरैक्शन जो होता है सेल्स के बीच में, दो सेल्स के बीच में इंटरैक्शन जो होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बायलेयर की बनी हुई होती है। ये गोल्जी एपरेटस देखिए आप, गोल्जी एपरेटस जो है प्लांट सेल के अंदर, ये अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें बहुत सारी यूनिट्स प्रेजेंट होती है। ये देखिए
और ये सारी यूनिट्स अनकनेक्टेड है, मतलब इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। और इन्हीं अनकनेक्टेड यूनिट्स और ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है इसे हम कहते हैं प्लांट सेल के अंदर डिक्टियोसोम। ठीक है, जबकि एनिमल सेल में ये कनेक्टेड होती है ये यूनिट्स। साथ में इसमें वेसिकल्स भी है गोल्जी बॉडी के, गोल्जी अपरेटस के अराउंड। ये माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे, ये यहाँ पे लाइसोसोम्स है, ये साइटोप्लाज्म है। वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल होता है। ये बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेता है सेल का, इसलिए इसके सेंट्रल वैक्यूल की वजह से हमारा जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा पेरीफेरी की तरफ चला जाता है। ठीक है, जबकि अब हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है। वैक्यूल सेंट्रल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है। वैक्यूल्स तो है लेकिन जो वैक्यूल है वो स्मॉल और बहुत सारे नंबर, लार्ज नंबर में होते हैं, या फिर 1 to 2 नंबर के होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लांट सेल की तरह एक ही वैक्यूल प्रेजेंट है बस। ठीक है, ये अब हम बात करते हैं गोल्जी apparatus। ये रहा, इसके अंदर जो यूनिट्स होती है गोल्जी apparatus की वो कनेक्टेड होती है, जबकि प्लांट सेल के अंदर अनकनेक्टेड यूनिट्स थी और एनिमल सेल में कनेक्टेड यूनिट्स होती है। साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, आर है, स्मूथ ER है, सेल मेम्ब्रेन। वही सेल मेम्ब्रेन तो हमेशा कोई भी सेल आ जाए अगर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो सेल मेम्ब्रेन हमेशा लिपिड बाइलेयर की होती है। प्रोटीन लिपिड जो अपन पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे, जो स्टैंडर्ड मॉडल है वही इसका कॉम्पोजिशन होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। जैसे सेल वॉल में चेंजेस आते हैं कि अगर आप प्लांट सेल पढ़ रहे हो तो उसका कॉम्पोजिशन अलग है, अगर आप फंगल सेल पढ़ रहे हो तो उसका कॉम्पोजिशन अलग है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन हमेशा प्रोटीन और लिपिड बाइलेयर वाला ही रहेगा। सीलियम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। अब ये जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम है ये ATS टाइप के हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो 70S टाइप के हैं। लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स हैं ये अपने। सेंट्रियोल जो प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या, ये देखो ये जो वाइट कलर के दिख रहे हैं ना, ये तो है अपने सेंट्रियोल्स। ठीक है, और इसके अराउंड जो ये एरिया दिख रहा है जो डेंस थोड़ा अलग दिख रहा है, ये है सेंट्रो, मतलब इस ये थोड़ा सा इसको, और ये लाई सेंट्रियोल, ये पूरे कॉम्प्लेक्स को मिला के हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। फिर ये यहाँ पे परऑक्सीसोम्स है, इनका भी कुछ डिटॉक्सिफिकेशन में वर्क होता है। ठीक है, अब हम डिफरेंसेस देख लेते हैं आगे। देखो प्लांट सेल जो है उसमें बाहर एक रिजिड सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। प्लास्टिड्स मिलते हैं प्लांट सेल के अंदर। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं। क्रोमोप्लास्ट का काम फोटोसिंथेसिस का होता है, क्लोरोप्लास्ट का, क्रोमोप्लास्ट का जो काम है वो कलर देना होता है, जैसे रेड कलर देना है किसी फ्रूट को या कुछ, तो वो क्रोमोप्लास्ट डिसाइड करता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो स्टोरेज का काम करता है, फैट स्टोरेज या प्रोटीन स्टोरेज, इन सब का। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल के अंदर जो मैच्योर सेल है उसमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। एनिमल सेल में बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। न्यूक्लियस जो है वो प्लांट सेल में पेरीफेरी की तरफ चला जाता है, क्योंकि मेजर एरिया सेंट्रल वैक्यूल ऑक्यूपाई कर लेता है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। स्पिंडल एपरेटस जो है वो एनेस्ट्रल टाइप का होता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में एम्फीएस्ट्रल टाइप का होता है। अब जो मैंने पहले बात आपको डायग्राम में समझाया कि गोल्जी एपरेटस जो है उसके अंदर बहुत सारी अनकनेक्टेड यूनिट्स होती है, उन यूनिट्स को हम कहते हैं डिक्टियोसोम्स। जबकि एनिमल सेल में जो गोल्जी एपरेटस है वो वेल कनेक्टेड सिंगल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। प्लांट सेल में जो रिजर्व फूड है वो स्टार्च और फैट है, एनिमल सेल में ग्लाइकोजन एंड फैट है।
प्लांट सेल में एडजेसेंट सेल्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा से, और एनिमल सेल जो है उसके अंदर एडजेसेंट सेल जो है वो सेल जंक्शंस के थ्रू कनेक्टेड होती है। सेल जंक्शंस में आपको एक बार बना के बताती हूँ सेल जंक्शंस और प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। एक मिनट। जैसे सपोज ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में तो अपने डायग्राम में देखे ही थे कि ये सेल्स के बीच में मिडल लैमेला और ये सब ये जंक्शंस प्रेजेंट, यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है, इसके अंदर मतलब सिक्रीटरी जो वेसिकल्स होते हैं ये सब आकर के फॉर्म करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, तो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट और ये सब। जबकि एनिमल सेल में ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, तो सेल जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं जो कि इन दो सेल मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। अब दो तरह के, मतलब दो तो नहीं है वैसे, बहुत सारे तरह के सेल जंक्शंस हैं। ये सेल जंक्शंस ये मैं जो बना रही हूँ ये गैप जंक्शंस हैं। गैप जंक्शंस का काम क्या होता है, कनेक्ट मतलब मटेरियल का इंटरचेंज होता है इनके थ्रू। अब प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू भी इन दोनों सेल्स के बीच में इंटरेक्शन होता रहेगा। अगर प्लाज्मोडेस्माटा ही एब्सेंट है तो फिर सेल्स के बीच में इंटरेक्शन ही नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे सेल जंक्शन एब्सेंट है अगर एनिमल सेल में, तो सेल्स के बीच में इंटरेक्शन ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब देखो, प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। जब सेल का डिवीजन हो रहा होता है तो प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है ऐसे, और उसका जो फॉर्मेशन होता है वो सेंटर से लेकर के पेरीफेरी तक जा रहा होता है, और फिर उसके बाद में ये दोनों सेल्स अलग हो जाते हैं। ठीक है। जबकि एनिमल सेल में क्या होता है, ये जो सेल है इसमें यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन शुरू हो जाता है। कॉन्स्ट्रिक्शन शुरू होता है तो ये सेल कुछ ऐसे फॉर्म होता है। मिनट, थोड़ा अच्छे से बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शंस बनते हैं सेल में और फिर दो अलग सेल बन जाते हैं, हमें मिल जाते हैं। ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है ये पेरीफेरी से लेकर के सेंटर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे एनिमल सेल में तो जो क्लीवेज है वो परफॉर्म होता है सेंट्रीपीटल मैनर में, कि टुवर्ड्स द सेंटर जा रहे हैं, है ना, कॉन्स्ट्रिक्शन। और प्लांट सेल में अवे फ्रॉम द सेंटर जा रहे हैं, यहाँ सेंटर से शुरू हो रहे हैं और यहाँ ये इस फॉर्मेशन ऐसा होता है सेल प्लेट का। तो ये तो हो गया प्लांट सेल में सेंट्रीफ्यूगल टाइप, और ये एनिमल सेल में क्या हो गया, सेंट्रीपीटल, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि साइटोकाइनेसिस जो है प्लांट सेल में सेल प्लेट के फॉर्मेशन होता है और एनिमल सेल में क्लीवेज या सेल फरो बनता है। दैट्स इट, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारा लेक्चर आज फिनिश होता है। होप आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन जो मैंने किया आपको समझ आया होगा। आपको कोई भी डाउट आता है अगर, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। दूसरे अपने क्लासमेट्स को भी ये लेक्चर शेयर करना ताकि उन्हीं की भी हेल्प हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।